क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आइए, थैंक यू सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। निमिषा सोनी, जी सर। आप अपनी हॉबी बोलिए। सर मेरी हॉबी पेंटिंग में क्रिएटिव आर्ट, ज्वेलरी मेकिंग और मांडला बनाना है, पेंटेड मांडला। पेंटेड मांडला। जी सर। बताइए, जो मांडला है ये क्या है? सर मांडला प्रायः संस्कृत भाषा के मंडल से आया हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है कि जो ब्रह्मांड की जो असीम ऊर्जाएं हैं उसे किस प्रकार से संचित किया जाता है। इसमें गोल गोल घेरे के द्वारा ब्रह्मांड की ऊर्जा को दर्शाया जाता है और सामान्यतः इसकी भारत में शुरुआत बौद्ध भिक्षुओं से मानी जाती है। बहुत विश्वास मानते हैं। मांडला मतलब मंडल जैसा होता है। जी सर। बताइए, ये तो बता दिया आपने कि ये ब्रह्मांड का एक खाका वहाँ तैयार होता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा का वो प्रयाग ही है। जो मांडला है, मांडला आपकी हॉबी है जी सर। और खाली टाइम में आप इसमें अपना समय बिताती होंगी। जी सर। तो मांडला आपके पीएससी चयन में कैसे सहायक हो सकता है? आपने कैसे सोचा कि ये हॉबी में आपने डाला हुआ है? सर जो मांडला है उसमें बहुत ही धैर्य और एकाग्रता का समावेशन किया जाता है। मांडला के द्वारा हमें एक हर एक गोल और उस गोले के अंदर एक छोटी छोटी आकृतियाँ, तो वो एकाग्रता को बढ़ाती है। तो सर पीएससी में मुझे एकाग्रता मांडला के निर्माण से, मतलब जो मैं पेंटेड मांडला बनाती हूँ उससे मेरी एकाग्रता बढ़ी है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो मांडला है किसी अपने भारतीय कल्चर में सांस्कृतिक अवसर का एक प्रतीक भी होगा। जी सर। तो कौन सा अवसर है ऐसा? सर जो दीपावली के समय जब रंगोली बनाई जाती है तो सर राजस्थान में मांडना बनाया जाता है, जो गोल गोल घेरे से ही संबंधित होता है। तो सर मुझे लगता है कि जो मांडना है वो उससे सिमिलरिटी रखता है। अच्छा अच्छा। तो आपकी हॉबी तो एक मांडला हो गया, जी सर। और एक और आपने कहा क्रिएटिव आर्ट। तो ये जो क्रिएटिव आर्ट है इसमें आपने कहा हुआ क्रिएटिव, मुझे बताइए, ये जो क्रिएटिव आर्ट तो समझ में आता है कि आर्ट एक कौशल है, कला है, जी सर। और कहीं ना कहीं ये अपने अभ्यास से व्यक्ति का इसमें शिक्षण भी होता है, लेकिन खास क्या होता है, प्रशिक्षण है। तो जो क्रिएटिव वर्ड लगा हुआ है, क्रिएटिव शब्द क्या है? सर क्रिएटिविटी से तात्पर्य है कि जो पहले से किसी बारे में या कोई रचना बनाई हुई है उसमें अपने विचार शामिल करके उससे कुछ नयापन देने से है। अच्छा अच्छा। तो आप बताइए, आपने अपनी आर्ट में जो भी आप कर रही हो क्रिएटिव आर्ट में, इसमें कोई अभी तक कोई क्रिएटिव वर्क किया हो आपने, कोई क्रिएटिविटी आपने दिखाई हो, कुछ ऐसा है क्या? जी सर। सर एक तो मैंने पेंटिंग में क्रिएशन करा है, उसी के साथ साथ जो मैं ज्वेलरी बनाती हूँ उसे भी मैंने नया रूप देने की कोशिश की है। नया रूप दिया, तो नयापन क्या है इसमें? सर इसमें जो मैं पुरानी वस्तुएं जैसे कि गत्ता हो गया, कैनवास हो गया, तो उसके द्वारा सर पेंटेड ज्वेलरी बनाती हूँ अलग अलग आकृतियों की। तो जैसे गत्ता हो गया, आपने कहा गत्ता से अलग अलग पेंटेड ज्वेलरी आप बनाती हैं। तो गत्ते के से कोई ज्वेलरी तैयार करना है, कोई नया कोई आर्ट तो है नहीं। इसमें कुछ नयापन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल तो आपने देखा होगा कि जगह जगह के नाम से गत्ते के माध्यम से, कहीं आपके माचिस के डिब्बे के माध्यम से, कहीं आपके अन्य जो आपके आते हैं उनके माध्यम से बच्चे ज्वेलरी या कोई अन्य कोई आर्ट दिखा रहे हैं। आपने कोई नयापन इसमें दिया हो जिसे आप कह सकें कि इनकी क्रिएटिव यानी क्या है, जैसे आपने कहा मौलिकता, आपके स्वयं के विचार, उन विचारों के आधार पे क्या है, नई कोई रचना देना, ये कहा ना आपने कि नयापन देना। तो आपने नयापन में केवल आभूषणों के आकार प्रकार में कोई नया किया हुआ है, या कोई नए तरह के प्रयोग भी किए हुए हैं? सर इसमें मैंने नए प्रयोग भी किए हैं, जैसे कि जो प्राचीन समय में जो आभूषण चलते थे जैसे कि टेम्पल ज्वेलरी, तो उसमें विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की आकृति बनाना वगैरह होता था। तो सर मैंने मिट्टी में भी उनकी आकृतियों का निर्माण किया है मिट्टी के द्वारा। तो उसके मतलब जो टेराकोटा आर्ट जो प्राचीन समय में चलता था सिंधु सभ्यता में, उसे नया रूप दिया है। और इसी के साथ जो पेंटेड ज्वेलरी जो गत्ता और इनकी कैनवास से बना रही हूँ, उसमें भी सर विभिन्न आकृतियों के द्वारा और अपने जो नए विचार हैं और जो भारतीय संस्कृति प्राचीन है उसके साथ जोड़ करके उन्हें नया रूप दे रही हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आभूषण है, भाई आप तो सोनी है वैसे भी, जी सर।
पहले आभूषण धातुओं को होते थे, सेंधव काल में मिट्टी के होते थे, टेराकोटा के होते थे, बाद में आभूषण आपके धातुओं को हो गए। धातुओं बहुमूल्य धातुएं प्रयोग की जाती हैं, सोना हो गया, फिर क्या कुछ क्या आपके स्टोन्स भी है होते हैं, कहीं रूबी है, कहीं आपके डायमंड भी होता है नहीं। इन आभूषणों को तैयार करने में, इनको इकट्ठा करने में, जो कच्चा माल होता है धातुएं इकट्ठा करने में, धातुओं के निष्कर्षण में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और समय के साथ साथ क्या ही धातुएं महंगी भी होती हैं, मतलब आभूषण बहुत ही महंगे होते हैं। तो इतना सब इकट्ठा करने के बाद में जो आभूषण हैं, अब ये अन्य किसी काम में तो आते नहीं कि मतलब आदमी के जीने के लिए अनिवार्य हों, जिनका आदमी के जीवन जीने के अधिकार, जीवन जीने के उससे कोई संबंध वैसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? सर ये बात ज़रूर आपकी सही है कि जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। जीवन जीने के लिए अन्य जो इंसान की आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन सर सामान्यतः माना जाता है कि जो आभूषण रहते हैं वो व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो प्राचीन समय से ही जैसे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता में भी मन के है, टेराकोटा की ज्वेलरी है, इन सब के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सर भारत में जो महिलाएं थी या पुरुष थी, वो प्रारंभिक समय से ही आभूषण प्रिय है, अर्थात वो अपने सौंदर्य को बढ़ाने में प्रारंभिक समय से ही रुचि रखते हैं। हाँ, आपने ये ऐसे ही कहा कि है सौंदर्य बढ़ाने के लिए, लेकिन भैया जो आपका जो बाहर का सौंदर्य है, तो जो आभूषण है तो बाहर का सुंदर भी क्या करते हैं कि आदमी पहनेगा आभूषण सुंदर को दिखेगा, लेकिन इतना केवल कि बाहर का एक सौंदर्य दिखाने के लिए इतना सारा पैसा व्यर्थ करना। और आपने देखा होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत बड़ा खर्च आभूषणों में होता है, क्योंकि आज के देश में लोगों के पास में भैया खाना नहीं है, कई जगह ऐसे हैं कि कुपोषण है, कहीं आपकी भुखमरी है, या अन्य भी ऐसे हैं कि भैया अन्य आवश्यकताएं हैं जो नहीं हैं। तो फिर आपको लगता है ना कि इतना सारा पैसा यहाँ खर्च करना और इतना मानवीय प्रयास यहाँ लगाना, इससे अच्छा कहीं और लगाया होता। आपको ये व्यर्थ लगता नहीं? व्यर्थ है क्या महत्व, जो आभूषण का महत्व क्या है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो आभूषण बनाने में जो कारीगर लगे हुए हैं, उनकी जीविका का स्रोत ही कारीगरी है, जिसके द्वारा उन्हें मजदूरी मिलती है और उनके परिवार का पालन पोषण होता है। और इसी के साथ सर प्राचीन समय में जैसे हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि जो सोना था वो राजाओं की महानता का प्रतीक माना गया है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि भारत में उसके द्वारा उसकी साख बढ़ रही है। अच्छा, जैसे आभूषण है, एक तो बताया आपने कि भैया प्राचीन काल से व्यक्ति को अपने सौंदर्य के लिए आभूषण पहना करता था। अर्थव्यवस्था के किसी अन्य क्षेत्र में आपको लगता हो कि आभूषण का प्रयोग महत्व है, कोई और महत्व? सर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो सर आभूषण हम निर्यात और आयात करते हैं, तो उससे विदेशी मुद्रा भारत में आती है। जैसे कि हम कच्चा सोना हम आयात करते हैं और जो ज्वेलर्स उसकी ज्वेलरी मेकिंग करते हैं जो कारीगर, उसका हम निर्यात करते हैं। तो विदेशी मुद्रा का आयात और निर्यात होता है। सर इसी के साथ सोने की जो मुद्राएं ढाली जाती हैं, तो सर वो भी इकोनॉमिक्स में अपना योगदान देते हैं। अच्छा, आपके जो बायोडाटा है इसमें देखा मैंने कि आपने बीएससी किया हुआ है। जी सर। बीएससी में आपके विषय क्या थे? सर बीएससी में मेरे विषय बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री रहे। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, जी सर। इन तीनों विषय में से मैं आपसे पूछूं कि ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा विषय है? सर वैसे तो मैंने तीनों पढ़े हैं, फिर भी सर बॉटनी मुझे अच्छा लगता था उस समय। बॉटनी अच्छा लगता था। अच्छा, ये बॉटनी विषय की विषय वस्तु तो वो प्लांट ही है, और प्लांट के बहुत सारे आपके पहलू हैं जिनका अध्ययन बॉटनी में होता है। आप कोई ऐसा फील्ड बताएं जिसमें आप कह सकें कि हाँ, ये वाला जो क्षेत्र है बॉटनी का, इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकूँ। सर बॉटनी में जो प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है सर। अच्छा, प्लांट्स पॉलिनेशन। ये बताइए, जो पॉलिनेशन है ये कितने प्रकार का होता है? सर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? परपरागण और स्वपरागण। परपरागण और स्वपरागण। अभी आपने कहा परपरागण और स्वपरागण, है नहीं? तो जो स्वपरागण है ये क्या है?
सर स्वपरागण में जो पौधा रहता है उसी पौधे के एक पुष्प से पराग कणों का निकल करके अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना और फिर उनका उस जो पुंकेसर है उनके द्वारा बीजांड का निर्माण होना। सर ये स्वपरागण होता है, मतलब यानी एक पुष्प के अन्य पौधे के पुष्प पे जाना। उसी पुष्प के अच्छा, उसी अन्य पुष्प में पौधे जाना, पर जाना, अन्य पुष्प पर जाना, उसी पौधे के अन्य पुष्प पे जाना, ये कौन सा है? पर स्वपरागण। स्वपरागण है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि परागण, पोलिनेशन, ये परागण है क्या? सर जो परागकण है वो पुष्प के जो नर जननांग है उनका एक भाग होता है। अच्छा अच्छा, तो जो आपका नर जननांग का एक भाग होता है, ये कोई कोशिका भी होता है क्या? ये पराग में कोई कोशिका होती है क्या? जी सर। कौन सी कोशिका होती है? सॉरी सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कोशिका कैसी होती है? आपको हाफ सेल होती है, कंप्लीट सेल होती है, कैसी सेल होती है? सर हाफ सेल होती है। हाफ सेल होती है। तो जैसे मतलब हाफ सेल है, तो इस हाफ सेल का महत्व क्या है? इसका जो आपको कहेगा कि पूर्ण सेल कब बनेगी ये? सर ये जो हाफ सेल है ये जब उस पुष्प के जो फीमेल पार्ट है मतलब जो जनन अंग है उस पर जाती है और फिर जब दोनों का पॉलिनेशन होता है तब सर बीजांड का निर्माण होता है। तो जो मेल नर पुष्प की तरफ जो पराग है उसका हाफ और जो उसके जो फीमेल पार्ट है उसका हाफ मिल करके पूर्ण सेल का निर्माण होता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो अब उसका पूर्ण होने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम बोलते क्या है, क्या कहते हैं? सॉरी सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही। भाई दो हाफ सेल है ना, जी सर। तो एक हाफ सेल आपने कहा कि जो आपका ओवरी है या क्रम से आपका मादा जननांग है इसमें होता है, और एक सेल तो बता दिया आपने कि ये पराग होता है। तो इन दोनों हाफ सेल का मिलकर एक कंप्लीट सेल में कन्वर्ट होना, इस क्रिया को बोलते क्या है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं शायद। आप बोल रहे हैं विभाजन, और मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का एक होना, हाफ सेल एक होंगे, तो ये सेल बोलेंगे कंप्लीट सेल है वो। तो मैं तो बात कर रहा हूँ भाई ये दो सेल के मिलने की, और आप बोल रहे हैं कि ये सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन तो एक कोई अलग क्रिया होनी चाहिए, है नहीं? और मैंने पूछा हुआ है कि ये दो हाफ सेल्स हैं, इनका मिलकर एक कंप्लीट सेल बनना। अच्छा बताइए, जो आपका पोलिनेशन है और फर्टिलाइजेशन है, ये क्या है? फर्टिलेशन, तो फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन, यानी जैसे हिंदी में हम बोलते हैं परागण और निषेचन, इन दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है? सर परागण तो पराग कणों का निकल करके वर्तिकाग्र तक जाना, और सर फिर निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें जो पराग कण वर्तिकाग्र पर आए हैं वो ट्यूब के द्वारा बीजांड में जाते हैं और सर फिर संयुक्त होकर के एक बीज का निर्माण करते हैं सर, जिसे निषेचन कहते हैं। अच्छा और अच्छा, तो ये जो बीज है, ये बीज हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सेल है, कह सकते हैं क्या मतलब होता है ये कंप्लीट सेल, है नहीं? चलिए ठीक है। आपका अन्य विषय रहे केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी है और आपका बॉटनी है, मैं इनसे भी एक प्रश्न चाहूँगा कि पता करूँगा आपसे कि इन दोनों में समानता कहाँ पर है? सर जूलॉजी और बॉटनी। हाँ, विषय तो अलग हैं आपके और इनका अध्ययन हम अलग ही करते हैं, जी सर। पर इन दोनों विषयों में समानता भी है कहीं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसी कौन सी मतलब ऐसी कौन सी इकाई है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी में और बॉटनी में कोई समानता नहीं है, दोनों एक ही हैं? सर वैसे तो दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों का ही अध्ययन अलग अलग किया जाता है सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डीएनए है उसमें हम देखें तो डीएनए का जो निर्माण है, डीएनए की जो आंतरिक संरचना है वो दोनों में सेम है। अच्छा, ऐसा लग रहा है आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे जानना चाह रहे, मुझे नहीं पता भाई, नहीं। चलिए ठीक है, ये जो कोशिका होता है ना, कोशिका हम कह सकते हैं कि ये प्लांट में भी एक सेल होती है और बायो में भी एक सेल होती है, और सेल दोनों में कैसे हैं कि सेल का पार्ट एक समान है। हाँ, सेल में असमानताएँ हो सकती हैं, असमानताओं के आधार पर हम बोलते हैं प्लांट सेल है, कौन सा है, एनिमल सेल है। मुझे बताइए कोशिका क्या है? कोशिका को डिफाइन करना चाहें हम तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? सर जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है उसे सर कोशिका कहते हैं।
कार्यात्मक और संरचनात्मक। जी सर। ये बताइए, जो आपने डेफिनेशन दिया हुआ है इसमें आपने कहा कि ये कार्यात्मक और संरचनात्मक, तो जो इसमें दिया हुआ है संरचनात्मक, ये इससे क्या कौन सी विशेषता सामने आती है सेल की? सर ये इससे ये विशेषता सामने आती है कि जो संरचना है हर जैसे कि जंतु की संरचना तो उसकी सेल अलग होगी, और जो प्लांट है पौधे हैं उनकी संरचना के हिसाब से उनमें सेल अलग होगी, कोशिका अलग होगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये कोशिका को हम बोलते हैं पूर्ण इकाई, जी सर। है नहीं? तो ये पूर्ण इकाई क्यों कही जाती है? क्योंकि सर माना जाता है कि एक कोशिका में भी जीवन होता है, और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय हैं, जिसमें अपनी सारी जो समस्त जैविक क्रियाएं हैं वो एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न करते हैं। तो सर कहा जा सकता है कि कोशिका एक पूर्ण इकाई है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने इनके अलावा अन्य विषय इनका अध्ययन किया होगा, कंप्यूटर हैं, आईटी हैं, थोड़ा बहुत इनकी जानकारी प्राप्त की होगी आपने, क्योंकि आप पीएससी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जीएस में या अन्य कहीं ना विषय होते हैं जहाँ इनका अध्ययन होता है। तो आपको कंप्यूटर है, आईटी है, इनमें इंटरेस्ट है? जी सर। इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा। आजकल देखा होगा जो बच्चे होते हैं इनका एक कही जाए कि ज़्यादा समय सोशल मीडिया आ जाता है। जी सर। ये सोशल मीडिया क्या है? सर सोशल मीडिया से तात्पर्य यह लगाया जाता है कि अपने विचारों को के द्वारा एक सामाजिक हम नेटवर्क तैयार करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब सोशल मीडिया की इकाई हैं, और इनसे हम दूरस्थ स्थान पर भी एक दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होती है पॉपुलर आजकल, जी सर। बताइए कोई 3 प्लेटफॉर्म जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सर यूट्यूब और फेसबुक और सर एक्स। कौन सा बताया आपने? एक्स। एक्स। जी। ये एक्स क्या है? सर एक्स जो है उसका ट्विटर का नया नाम है, जो इसके संस्थापक मतलब जो इसके फाउंडर हैं एलन मस्क, उनके द्वारा ट्विटर के जो ट्विटर वाली जो चिड़िया का लोगो था उसके स्थान पर अब इसका नाम सर एक्स कर दिया गया है। अच्छा अच्छा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहीं संपर्क करना चाहूँ, तो इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से आप कहाँ मिलेंगी? सर मैं यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूब मिलेंगी आप। तो यूट्यूब में आप मतलब अपना योगदान देती होंगी, कोई आपका अकाउंट होगा, कुछ होगा, तो क्या है आपका इसमें अकाउंट है, क्या है? जी सर। सर जो मैं पेंटिंग करती हूँ उन्हें मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये कई बार आप देखती हैं कि ऐसा सुनने में आता है, लोग बोलते हैं कि जो पीएससी, यूपीएससी या अन्य बड़े एग्ज़ाम तैयारी करने वाले होते हैं, इनके लिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? सर मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का अधिक उपयोग घातक तो सिद्ध हो सकता है, लेकिन यदि वो आपकी पढ़ाई में हेल्प करता है तो सर वो एक अच्छा माध्यम भी बन सकता है। जैसे यूट्यूब पर आजकल वर्तमान में बहुत सारे कंटेंट्स उपलब्ध होते हैं, जो भी नया करंट अफेयर है वो हमें यूट्यूब पर मिल जाता है। और सर मुझे ये भी लगता है कि व्यक्ति इतना पढ़ने के बाद उसे कहीं ना कहीं 15-20 मिनट का रेस्ट आवश्यक होता है। तो सर वो अच्छी चीज़ जो उसे मोटिवेट करती है उन्हें वो सर इन माध्यमों पर देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपके लिए सकारात्मक रहा है, लाभदायक रहा है सोशल मीडिया, यानी आप मानती हैं कि ये जो पीएससी यूपीएससी करने वाला है उसे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप मानती हैं? नहीं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने अपना तैयारी किया, आप प्री निकालने के बाद में, मैथ निकालने के बाद में इंटरव्यू में आप आ रही हैं, तो आपके यहाँ तक पहुँचने में सोशल मीडिया का जो योगदान है, ये कितना परसेंट श्रेय आप सोशल मीडिया देना चाहेंगे? सर मैंने अधिकतर जो तैयारी है वो अपनी बुक्स और नोट्स से ही की है, लेकिन करंट अफेयर के जो पॉइंट्स रहते थे वो मैं यूट्यूब से मतलब वीडियो देख करके उससे अपने नोट्स बना लेती थी। तो सर मैं कह सकती हूँ कि 10 to 20%। 10 to 20%। अच्छा, और अभी आपने भैया पीएससी निकाल लिया है, प्री हो गई है, मैं भी आप निकाल लिया है, और संभावना है कि आप शायद साक्षात्कार में सफल हों। तो ये जो आपकी सफलता है, इस सफलता में सबसे ज़्यादा आपको योगदान किस चीज़ का लगता है? ऑनलाइन का लगता है कि ऑफलाइन का लगता है? सर मुझे ऑफलाइन का लगता है। ऑफलाइन का लगता है। अच्छा, आपने बीएड भी किया हुआ है? जी सर।
तो बताइए आजकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जो एक जोर है या आपका लोग क्या है मतलब विज्ञापन दिया करते हैं मोस्ट होते हैं तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है जिसे हम कह सकते हैं ई एजुकेशन तो ई एजुकेशन का महत्व ज़्यादा है या कि आपका जो ऑफलाइन एजुकेशन है इसका महत्व ज़्यादा है। सर मैं इसे दोनों ही पॉइंट से अपनी बात रखना चाहूँगी। सर ऑफलाइन एजुकेशन में हाँ हम जो शिक्षक के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और शिक्षक का प्रत्यक्ष रूप से ध्यान बच्चों की एक्टिविटीज़ पर रहता है। लेकिन सर ये हम यदि ई एजुकेशन का देखें तो सर ई एजुकेशन में हम प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रह पाते हैं और हम उस बच्चे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन सर यदि हम देखें कि दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर हम ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं तो सर वहाँ पर ई एजुकेशन एक अच्छा माध्यम उभर कर आ रहा है। अच्छा अच्छा। चलिए मान लीजिए ऐसा होता है कि साक्षात्कार आपने दिया और यहाँ से आप घर जाती हैं बाद में रिजल्ट भी इसका आएगा। जब इसका रिजल्ट आता है और आप देखती हैं कि साक्षात्कार में आपके नंबर बहुत ही कम हैं हो सकता है कि ये कम भी हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं मान लो नंबर कम है तो आपके दिमाग में पहला विचार क्या आएगा। सर पहला विचार यही आएगा कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है जो मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा। अच्छा और मान लो आपका भैया चयन हो गया जो आप अपेक्षाएं कर रही हैं अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो चयन होने के बाद में आप सबसे पहले किसको सूचित करना चाहेंगी। हो सकता है कि यह सूचना आपको कोई दे या ये भी हो सकता है कि आप स्वयं देखें। मान लो आपने स्वयं देखा आपकी पहुंच पहले होती है और आप देखती हैं कि ये रिजल्ट आया और जो आपकी अपेक्षाएं थी ये अपेक्षाएं आपकी पूरी होती हैं तो अपेक्षाएं पूरी होने के बाद में आपका पहला जो इच्छा होगी आपके मन में जो आएगा विचार कि किसको इन्फॉर्म किया जाए तो किससे इन्फॉर्म करेंगी आप। सर मैं सबसे पहले पापा को इन्फॉर्म करूँगी। पापा को इन्फॉर्म करेंगी तो भैया पापा के लिए क्यों आपकी मम्मी भी हैं और हो सकता है कि आपके दादी दादा होंगे दादी जी हैं आपकी दादी जी हैं आपकी। अच्छा और हो सकता है कि आपकी कोई एक टीचर भी हों तो इन सब में चारों में से आप पहले पापा के लिए क्यों मम्मी का योगदान नहीं है। सर उनका भी योगदान है पर सर मैं पापा से कुछ ज़्यादा अटैच हूँ तो मेरा पहला यही रहेगा कि मैं उन्हें इन्फॉर्म करूँ। अच्छा यानी आप पापा के लिए इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि आपका अटैचमेंट है इसलिए। ठीक है हमारी आपको शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा कि आपके लिए पापा को इन्फॉर्म करने का मौका मिले है नहीं। थैंक यू सर।